दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे जब परीक्षाओं में प्रश्न आता है तो हम अपने आप को बहुत ही अनईजी फील करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी परीक्षाओं में गलतियां हो जाती हैं। और यह ऐसा टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसको जो है एरा इपॉक में डिवाइड किया गया है। एरा यानी कि महाकल्प या कल्प भी कहा गया है, युग या इसी को इपॉक कहा गया है। तो सबसे पहले हम महाकल्प को देखते हैं। तो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, इन दोनों को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है या प्री कैम्ब्रियन एरा कहा जाता है। सबसे लंबी अवधि वाला ये एरा है इन दोनों को मिला करके, जिसको इयान की संज्ञा दी जाती है। यह अवधि कितने साल की रही? 3.41 अरब वर्ष की ये रही। और इसी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में ही चर्नियन हलचल हुई थी। चर्नियन हलचल क्या है? ये पर्वत निर्माणकारी हलचल है। आप लोग पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, पर्वत निर्माणकारी संबंधी 4 हलचलें हुई हैं। तो ये पहली हलचल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग कि चर्नियन हलचल कब हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प क्या है? तो यह है आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक का संयुक्त काल है। दोनों को मिला करके इसका नामकरण किया गया है और इसी अवधि को इयान्स कहा जाता है। सबसे लंबी अवधि है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी का आयु, ठीक है। और इसी में आप देख रहे हैं कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक में ही कितना समय लग गया है? 3.41 अरब वर्ष चला गया। तो ये सबसे लंबी अवधि था। अब चलते हैं महाकल्प में, अब आगे देखते हैं। प्रोटीरोजोइक के बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ग्रीन से और पिंक कलर से इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो पैलियोजोइक आप याद कर लीजिए। उसके बाद से मेसोजोइक, सो से सेनोजोइक बन जाएगा उसका अगला, और नो से नियोजोइक बन जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे याद कीजिए। पैलियो यानी पे कीजिए, मेसो यानी मेस में, पे करो मेस में, किसके? सेना के। सेनो मतलब सेना समझ लीजिए। पे करो मेस में सेना के। नियोजोइक का यानी कि नए नए हो, इसलिए सेना के मेस में तुम्हें क्या करना है? पे करना है। या दूसरा भी एक फार्मूला है, इस तरह से याद कर लीजिए। प्ले मी, प्ले से पैलियोजोइक, मी मेसोजोइक, सीन से सेनोजोइक या सीनोजोइक भी इसको पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं लोग, प्रोनाउंसिएशन में है। न्यू से नियोजोइक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इपॉक या युग क्या है? प्रथम युग, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी में डिवाइड किया गया, इसी को कहा जाता है। अब ये देखिए, सन में आपको याद करना है। पैलियोजोइक कब से स्टार्ट हुआ है? 59 करोड़ वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ है। यहीं से आपको सन को याद रखना है। और लास्ट वाला जो नियोजोइक है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 20 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ है। बीच का अवधि देखिए 59, फिर 24, फिर कहाँ जा रहा है? 6। तो एक मोटा मोटी ये लगभग में है। ये जो कब प्रारंभ हुआ इसकी अवधि जो दिया गया है लगभग में है। तो 59, 24 को 25 कंसेप्ट में रखिए, 6 को 6-7 कंसेप्ट रखिए, इसको 20 लाख याद रखिएगा। परीक्षाओं में आता है और पूछा जाता है यह काल कब स्टार्ट हुआ या कब समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पैलियोजोइक से ले करके नियोजोइक तक को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। देखिए, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा और नियोजोइक एरा। ये 4 एरा आपको पीछे आपने देख चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पैलियोजोइक एरा को देखते हैं, जिसका ट्रिक है कोसी डीसीपी। आप सोचेंगे ये कैसा ट्रिक? अरे बहुत आसान है। कोसी परिक्रमा के लिए काशी में लोग आते हैं, कोसी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। कोसी परिक्रमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ किसकी ड्यूटी लगी है?
डीसीपी साहब की ड्यूटी लगी है, यानी कोसी पर किसकी ड्यूटी है? डीसीपी की ड्यूटी है। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको याद हो गया पैलियोजोइक एरा का, कोसी डीसीपी। इसमें जितने कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं उतने इसके आपके पीरियड्स हैं, यानी कि इन सभी एरा को किस में डिवाइड किया गया है? पीरियड्स में। तो पैलियोजोइक एरा के कितने पीरियड्स हो गए हैं? तो आप देख रहे हैं लेटर में कैपिटल लेटर्स कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे 6 ये आपके सामने हैं। कैम्ब्रियन, सी से कैम्ब्रियन, ओ से आर्डोविशियन, एस आई से सिल्यूरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से पर्मियन। इसमें आप देख रहे होंगे कि सी 2 जगह आया हुआ है, एक है सी से कैम्ब्रियन और 5वें नंबर पर देखिए सी से कार्बोनिफेरस। तो इसको आप याद रखेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं मेसोजोइक एरा। इसका ट्रिक है ट्रीजूकी। इसको पीरियड्स हैं, यानी 3 शब्द आपको दिख रहे हैं लेटर्स इसमें, तो इससे आपका हो गया पीरियड्स कितने होंगे? 3, जो ये आपके सामने है। ट्री से ट्रियासिक, जू से जुरैसिक और की से क्रिटेशियस। तो ये आपको क्रम से याद हो गया। ये नहीं कि आपने इसको याद कर लिया, इन सब चीज़ों को तो काम नहीं चलना है, क्रम से याद होना जरूरी है। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आप देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आया होगा, इन सबों को मिसमैच करके दे देता है और कहता है इसको जो है बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कीजिए। तो जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा ना, तो आप क्रमबद्ध तरीके से उसको सजा लेंगे, आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो इसको इस फार्मूले पे ही चलेंगे। ट्रीजूकी किसका है? मेसोजोइक एरा का फार्मूला। ट्री से ट्रियासिक, जू से जुरैसिक और क्री से क्रिटेशियस। अब हम लोग सेनोजोइक एरा को देखते हैं। इसको केनोजोइक भी कई लोग पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़िए, इंग्लिश आपके सामने है। तो इसका फार्मूला है PEOMP। तो इसको पढ़ेंगे POMP। MP साहब लोग जाते हैं, जाके खूब POMP क्या PO अब भगवान जानेंगे, ठीक है। तो ये कितने हैं लेटर्स आप देख रहे हैं? 5। तो ये कितने में डिवाइड किए गए होंगे, कितने पीरियड्स में? 5। P से पैलियोसिन, E से इयोसिन, O से ओलिगोसिन, M से मायोसिन, P से प्लायोसिन। तो ये भी आपको क्रम से याद हो गया। फिर चौथा है नियोजोइक। इसको फार्मूला मैंने नहीं दिया है, इसमें 2 ही है, देखिए प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो इसको आप अपना कंसेप्ट डेवलप कर लीजिएगा। इस तरह से ये सारा फार्मूले पे हो गया, तो आराम से आप कोसी डीसीपी, ट्रीजूकी, POMP, इससे ये आपका तीनों तैयार हो गया। चौथा में 2 है, आपको तैयार हो जाएगा। बहुत आसान बन जाता है। अब हम लोग डिटेल में इनको देखने जा रहे हैं जिससे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पैलियोजोइक एरा को, ठीक है। इसका फार्मूला मैंने फिर से दे दिया है यहाँ, कोसी डीसीपी। इधर इसके पीरियड्स दिए हुए हैं, देखिए लेफ्ट में, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब एक एक की हम लोग विशेषता देखते हैं, विशेषताओं से ही प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से आप याद करना शुरू करेंगे। कैम्ब्रियन, सागर में घासों की उत्पत्ति हो चुकी थी कैम्ब्रियन काल में। सारगैसम आदि जो घास थी वो सागरों में उत्पन्न हो चुकी थी, जीव भी आ चुके थे छोटे छोटे। इससे प्रश्न नहीं बनता, इसलिए हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप याद रखेंगे। आर्डोविशियन, सागर में वनस्पति व जीव, कैसे जीव थे? रीढ़ वाले जीव आ गए, लेकिन ये कितने मात्रा में थे? सीमित मात्रा में थे। वनस्पति और जीव थे, रीढ़ वाले जीव आ गए, लेकिन सीमित मात्रा थे। स्थलखंड जीव विहीन था, अभी स्थल पर जीवन नहीं था। तीसरा है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन को क्या कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आता है कि किस पीरियड्स को कौन सा एज के नाम से जाना जाता है। तो सिल्यूरियन को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें कैलिडोनियन हलचल हुई थी। अभी आप चर्नियन पढ़े हैं पहला, यहाँ दूसरा आ गया पर्वतकारी हलचल कैलिडोनियन। तो ये कब हुआ था, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं सिल्यूरियन में। तो इसको कैसी हो पूछते हैं ना, कैलिडोनियन, सी से सिल्यूरियन, कैसी हो से कैसी से याद रख लीजिएगा। कैलिडोनियन हलचल सिल्यूरियन में हुआ था, ठीक है। अगला है चौथे नंबर पर डिवोनियन। इसको मत्स्य युग या एज ऑफ फिश कहा जाता है डिवोनियन को।
इसी में डिवोनियन काल में ही उभयचर जीवों की उत्पत्ति। उभयचर क्या होते हैं? जो जल में और स्थल पे रहने वाले जीव हो, उनको उभयचर कहते हैं। तो उभयचर जीवों की उत्पत्ति हो गई, जंगलों का जन्म हो गया, पेड़ यानी कि बड़े बड़े पेड़ उगने लगे। अब 5वें नंबर पर देखते हैं कार्बोनिफेरस। इस काल को उभयचरों का युग यानी एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। एज ऑफ एम्फीबियंस याद रखेंगे सभी ये जो को मैं बार बार ग्रीन से किया हूँ। बड़े वृक्षों का काल भी इसे कहा जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस पीरियड्स में ही हुआ था। पैंजिया का विभाजन कब प्रारंभ हुआ? वेगनर का थियरी आपने पढ़े होंगे, उसमें है कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ था। तो ये जितने हाईलाइटेड हैं जो भी हैं इनको याद रखेंगे। बहुत कम से कम मैटर जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने डाला है। किताब में आप पढ़ेंगे बहुत ढेर सारा दिया हुआ है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको मैंने डाला है। कम से कम एटलीस्ट इतना आपको तैयार होना चाहिए। और इससे बाहर बहुत 99% है कि इसी वीडियो में जितना मैटर है उससे आएगा। 1% दुर्भाग्य है तो कुछ भी पूछ सकता है, उसको तो आप भी समझ रहे हैं। 6वां है परमियन। इसमें देखिए तीसरी हलचल हो गई, कौन सी? हर्षिनियन हलचल। पहली कौन थी? चर्नियन। दूसरी इसी ऊपर देखिए कैलिडोनियन, और यह है हर्षिनियन हलचल। इसमें ब्रहंसोत्थ पर्वत को, ब्लैक माउंटेन जो थे उनका निर्माण हो गया। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। वासजेस कहाँ है? फ्रांस में है। इन सबों का निर्माण होने लगा। इन सब हलचलों पे भी आता है कि किस हलचल में कौन सा हुआ या क्रम, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में लास्ट स्लाइड जो है वहाँ इसको देखेंगे, और उस पर भी बहुत मज़ेदार फार्मूला है, बड़ा मज़ा आएगा। तो अंत तक जुड़े रहिए आप लोग। आगे चलते हैं। अगला हम लोग मेसोजोइक एरा को देखते हैं। इसका फार्मूला देखिए, आप देख ही चुके हैं, फिर से लिखा है ट्रीजूकी यानी ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक को देखते हैं। रेंगने वाले जीवों का काल, एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर का नाम सुने होंगे, बहुत सारी फिल्म बनी है। तो डायनासोर, तो एज ऑफ रेप्टाइल्स हमने लिखा है ट्रियासिक में, लेकिन कई बार अगर जो मेसोजोइक एरा को किस नाम से जानते हैं तो मेसोजोइक एरा को ही एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रियासिक में दिया जरूर है, इसको तो जानेंगे ही, लेकिन मेसोजोइक एरा को ही एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। इसमें गोंडवाना लैंड का विभाजन प्रारंभ हो गया, गोंडवाना लैंड टूटने लगा। निम्न कोटि के स्तनियों की उत्पत्ति इसमें यानी प्रोटीथीरिया की इसमें उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ये सब मत याद, लेकिन जो हाईलाइटेड है उसको आप जरूर से इसमें तैयार कर लीजिएगा। जुरैसिक एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई यानी पुष्प वाले पादप जो पौधे थे जिसमें फूल लगने वाले वो उगने लगे। उड़ने वाले पक्षी बनने लगे। डायनासोरस जो थे, आप फिल्म देखोगे तो उसमें बोलता है कि ये आर्कियोप्टेरिक्स अब जो है ये अपना विकसित कर लिए, उसमें डायनासोर उड़ने लगता है। वही है आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति इसी जुरैसिक काल में हुई। जुरैसिक पार्क फिल्म देखे होंगे ना, उसी में है उड़ने लगता है, तो वही वाला है आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति इसमें हो गई। और तीसरा है क्रिटेशियस। इस पोर्शन से काफ़ी प्रश्न आता है। इसमें देखिए भारत के दक्कन पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव, यानी भारत में दक्कन पठारी भाग है उसमें लावा का जमाव कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, अब वो दक्कन का पठार बना है। फिर है खरिया मिट्टी। उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको तथा ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र में, ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र, इन सबों से आता है कि खरिया का जमाव किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस काल में हुआ था। अब थोड़ा सा ये डाउटफुल है, थोड़ा सा राकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों व पनामा कटक की उत्पत्ति प्रारंभिक अवस्था में था क्रिटेशियस काल में। न कि ये मत जानिएगा कि राकीज और एंडीज का यहाँ पे निर्माण हो गया, समाप्त हो गया, नहीं, ये अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण हुए हैं जो आगे अब आने वाला है। आगे देखते हैं। तीसरा है सेनोजोइक एरा, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं केनोजोइक एरा। इसका POMP फार्मूला है, देख रहे हैं, उससे पीरियड्स आ गए आपके पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ये 5 थे। पैलियोसिन में क्या हुआ? अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ, ठीक है, और डायनासोर इस समय तक क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे धरती से। और अल्पाइन पर्वतीकरण, अल्पाइन पर्वतीकरण क्या है? मोड़दार पर्वत इससे बने, ठीक है। अभी अल्पाइन पर्वतीकरण को मैं बताया अभी आपको, ये चौथा पर्वतीकरण है, अभी तक 3 पीछे पड़े, ये चौथा आ गया यहाँ पे। दूसरे नंबर पर देखिए इयोसिन।
इसमें बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। अभी हिमालय से भी प्रश्न आता है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हिमालय की उत्पत्ति से भी संबंधित अगले ही स्लाइड पे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। इयोसीन में क्या हुआ? बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ओलिगोसीन में क्या हुआ? आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। एवं बृहद हिमालय निर्माण पूर्णता की ओर, जो इयोसीन में प्रारंभ हुआ था बृहद हिमालय, यहाँ पे लगभग पूर्ण हो गया। वैसे तो आप लोग जान रहे हैं हिमालय पर्वत आज भी नवीनतम पर्वतों में से है और इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन महान हिमालय क्या हो गया? इसकी उत्पत्ति निर्माण जो है लगभग पूर्ण मान लिया गया। ठीक है। मायोसीन में अब क्या हुआ? मायोसीन में लघु या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। वहाँ महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय का मायोसीन में जस्ट अगले में हो गया। कैसे हुआ इसका? तो पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से हुआ। ठीक है। तीसरा है प्लायोसीन। प्लायोसीन में किसका निर्माण हो गया? हिमालय के शिवालिक हिमालय का निर्माण। इस काल जारी जरूर लिखा है क्योंकि सब तो जारी ही है, लेकिन इस काल में यदि आता है तो शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। अब वर्तमान महासागर व महाद्वीपों का जो स्वरूप आप देखते हैं वो प्लायोसीन ही काल में प्राप्त हुआ। ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर व अरब सागर की उत्पत्ति कब हुई? प्लायोसीन काल में। तो इसको आप मैप से देखते हुए इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है और इसको तैयार रखिएगा। ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन काल में हुआ। वहाँ से नदियाँ जो लाई उसके थ्रू जमाव से ये विशाल मैदान भारत का बना है। और मानव की उत्पत्ति भी इसी समय हुआ, प्लायोसीन काल में। ठीक है। तो अब 2 पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण सभी मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ। ये नवीनतम है, जितने भी फोल्डेड माउंटेन वो हैं क्या है? नवीनतम है। और इस सेनोजोइक जो एरा है इसको स्तनियों, कीटों एवं आवृत बीजी पादपों का युग कहा जाता है। इस पूरे सेनोजोइक एरा को कहा जाता है। जैसे मेसोजोइक को आपको बताया था मैंने, इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, वैसे इसको सेनोजोइक एरा को कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। चलिए अब आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण, इसका फार्मूला POMP से ही है। देखिए कब कब हुआ श्रेणी का निर्माण, तो आपको ट्रिक में दिया हुआ है POMP। ठीक है। पी से कोई मतलब नहीं है। ई से आप जानते हैं इयोसीन और ओ से ओलिगोसीन। इयोसीन और ओलिगोसीन में किसका निर्माण हुआ? बृहद हिमालय का। इन दोनों में बड़ा था तो 2 काल लग गया, बस ये कंसेप्ट रखिएगा। बृहद बड़ा है पहले हुआ तो 2 समय ले लिया। अब पी से कोई मतलब नहीं, ई ओ दोनों ये बृहद हिमालय में आ गए। निर्माण प्रारंभ एक में हुआ, दूसरा में पूर्णता की ओर चला गया। अब है PO एम मध्य, मिडिल भी बोलेंगे तब भी एम आता है, मध्य लिखेंगे इंग्लिश में तब भी एम आता है, मिडिल में है ये। और इसी से मायोसीन भी है, तो एकदम याद रहेगा। मध्य या लघु हिमालय मायोसीन में हुआ। कैसे हुआ? पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से ये निर्मित हुआ। पी से प्लायोसीन काल, आप पीछे पढ़ चुके हैं इसको। इसमें शिवालिक का निर्माण हुआ। अब इस शिवालिक का कैसे निर्माण हुआ है? तो लघु और बृहद हिमालय से जो अवसाद लाए गए उन अवसादों में वलन होने से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग चौथे को देख लेते हैं, नियोजोइक एरा। ठीक है। नियोजोइक एरा में 2 काल आपको बताए थे, प्लीस्टोसीन पीरियड्स और होलोसीन, ये 2 पीरियड्स इसमें थे। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसको जरूर से देखेंगे। प्लीस्टोसीन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? पृथ्वी पर हिम चादर की उपस्थिति, पूरा हिम चादर से ढक गया था और कई कालों में ढका एक बार, फिर सारा हिम चादर समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद फिर हिम युग आ गया, फिर समाप्त हुआ, फिर हिम युग आ गया, ऐसे ऐसे होता रहा। तो प्लीस्टोसीन काल में कई बार हिम की चादरें धरती को ढकी हुई थी। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप में अलग अलग 4 हिमयुगों का निर्धारण किया गया। वो 4 हिमयुगों से प्रश्न आते हैं जिसको अगले ही स्लाइड पर हम देखने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है अगली स्लाइड, एकदम यहाँ तक देखें तो अगला स्लाइड जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, PGT का फेवरेट क्वेश्चन है, वहाँ से उठता है, तो उसको जरूर से देखना है। अभी देखेंगे उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों यानी ग्रेट लेक्स व नॉर्वे के फियोर्ड तटों, नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। अब फियोर्ड तट होता क्या है, इसको मैंने आपकी तैयारी, मेरी जिम्मेदारी
पार्ट 8 जो है उसमें एक्सप्लेनेशन में इस सारे तटों को हमने डिटेल में बताया, तो वहाँ इसको देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। तो नॉर्वे के फियर तटों का निर्माण कब हुआ? ग्रेट लेक्स का इसी प्लीस्टोसीन काल में हुआ। अब ग्रेट लेक्स में आपको पता होगा 5 झीलें आती हैं। अभी झीलों पे भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और झीलों पे कौन से शहर हैं, देश हैं, ये भी आसानी से आप तुरंत 2 मिनट में याद होगा आपको। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रयासरत रहूँगा। फ्योर्ड तटों का निर्माण और स्थल रूपों का वर्तमान रूप की प्राप्ति, इस काल की विशेषता को इसको याद रख लीजिएगा। होलोसीन में देखिए, इसको एज ऑफ मैन कहा जाता है, मानव युग कहा जाता है इसको। इसमें जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो इसी के फलस्वरूप उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व एशिया के जो मरुस्थल है ना, सहारा उधर का, और इधर आपका मिडिल ईस्ट एशिया का और अरबियन जो है मरुस्थल, उसका उद्भव हुआ इस काल में। अब आइए हम जैसा कि कहते कि 4 हिमयुगों को देखते हैं, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 हिमयुग देखते हैं, जिसका ट्रिक है हिमयुग जो है आइस एज। आइस एज का ट्रिक है नेक ईवी, इसको रट लीजिएगा, छोटा सा है लेकिन क्रमबद्ध करने के लिए आता है। इससे, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करके सबको देता है, कहता है क्रम से सजाइए, इसलिए फार्मूले पर नहीं चलेंगे तो सारी पढ़ाई बर्बाद है इस टॉपिक की। तो नेक ईवी याद रखेंगे, छोटा सा नेक काम करना, सुने, ईवी इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद कर लीजिए, नेक ईवी हो गया। उसके बाद से अवांतर हिमयुग, इंटरग्लेशियल पीरियड, इसका फार्मूला है अब तो यार संगम कर ले। तो पहले ये अब तो यार संगम, लड़ाई कर लिए थे, अब मिले हो यार, अब तो यार संगम कर ले, मिल जाओ। इसमें कर ले से कोई मतलब नहीं, अब तो यार संगम, इससे हमारा फार्मूले का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिमयुग को देखते हैं, जिसका ट्रिक है नेक ईवी। देखिए ऐसे फैला दिया गया है, नेक ईवी, ठीक है। हिमयुग क्या? ने से नेब्रास्कन, क से कंसान, ई से इलिनोइन और वी से विस्कॉन्सिन। ये याद हो जाएगा क्रम से, एकदम पुराने से नए के तरफ। अब अवांतर हिमयुग को देखते हैं। तो अवांतर हिमयुग होता क्या है? जैसे एक हिमयुग आया नेब्रास्कन, और जब ये पिघल गया, फिर पृथ्वी पर से बर्फ पिघल गया, हिम पिघल गया, तो जो पीरियड रहा उसके बाद से फिर कुछ समय के बाद आया दूसरा पीरियड, जिसका नाम दिया गया कंसान। तो इस बीच में हिमरहित रहा पृथ्वी। तो वो जो है 2 हिमयुगों के बीच एक हिमरहित युग को अवांतर हिमयुग कहा गया है। इसको समझ गए होंगे आप। तो उसको अब याद करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए जैसे नेब्रास्कन और कंसान के बीच में अब तो, सबसे पहला हमारा क्या है फार्मूला? अब तो इससे अफ्टोनियन अवांतर हिमयुग आ गया, ठीक है। उसके बाद से अब कंसान और इलिनोइन के बीच में अब तो यार, यार से यार माउथ अवांतर हिमयुग है ये दूसरा। उसके बाद से इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में संगम, संगमन अवांतर हिमयुग है। तो इस तरह से देखिए फार्मूले से बहुत आसान हो गया। इधर नेक ईवी आपका हिमयुग का फार्मूला हो गया, इधर अवांतर हिमयुग का फार्मूला हो गया। अब तो यार संगम, ठीक है, करले का कोई अर्थ ही नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यूरोप के 4 हिमयुगों को देख लेते हैं। यूरोप के 4 हिमयुग का निर्धारण किसने किया था? पेंक तथा ब्रुकनर द्वारा किया गया इसका निर्धारण। संयुक्त राज्य अमेरिका का किसने किया? ऐसा दिया नहीं गया है, इसका दिया गया है, मैंने दे दिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका ट्रिक है हिमयुग का, गुंजा का माइंड रिस वुर्म। कहेंगे ये कैसे याद होगा? अब समझिए इसको। गुंजा नाम की लड़की है, उसका माइंड क्या कर रहा है? रिस रहा है। रिस रहा मतलब बह रहा है उसमें से। गुंजा का माइंड रिस रहा है। क्यों भाई? वुर्म, वर्म पढ़ते हैं ना, कीड़ा, वर्म, अंग्रेजी में वर्म, कीड़ा लग गया है, इसलिए उसमें से रिसाव हो रहा है। गुंजा का माइंड रिस रहा है, कीड़ा लग गया, वर्म लग गए हैं उसमें, इस वजह से रिस रहा है। तो इस तरह से याद होगा। क्रम से याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ आपको। तो गुंजा माइंड रिस वुर्म, ये ट्रिक हो गया। अब इससे हिमयुग पीरियड्स जो है उनको देख लेते हैं। गुंजा से गुंज, माइंड से मिंडेल, रिस से रिस और वुर्म से वुर्म, ये आपको याद रहेगा। और इसमें अवांतर हिमयुग के बारे में नहीं पूछता है, किताब में दिया भी नहीं गया है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है, सर्वाधिक लंबी अवधि का अवांतर युग कौन सा रहा है इसमें से? अवांतर युग तो मिंड और रिस के बीच का जो
अवान्तर हिमयुग है वो सर्वाधिक अवधि वाला अवान्तर हिमयुग था। इसको बस याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं पर्वत निर्माणकारी घटना, जिसकी मैं चर्चा पहले कर रहा था। तो 4 पर्वत निर्माणकारी हलचल हुआ है, उसको आप याद करते हैं, फिर क्रम भूल जाते हैं कि सबसे पहले कौन था, बीच में कौन था, सबसे लास्ट में कौन था, तो गड़बड़ हो जाता है। पहले भी याद हो जाता है, लास्ट वाला तो अल्पाइन है याद रहता है। तो इसका बहुत भी आसान और मज़ेदार ट्रिक है। चच्चा क्या है, बोलते हैं ना ए बच्चा, तो चच्चा बुला रहे हैं, ठीक है, तो वही है चच्चा। इसमें कैपिटल लेटर कितने हैं आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 है, तो इससे भी 4 हमारे काल निकल जाएंगे। तो CH देखिए ट्रिक का ऐसे चच्चा को फैला दिया गया है, CH ऐसे हो गया। CH से क्या है, चर्नियन घटना है, हलचल है, ये हुई थी। इस या प्री कैम्ब्रियन हलचल भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चर्नियन को ही प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि ये घटना कब घटी थी, प्री कैम्ब्रियन काल में घटी थी, इसलिए प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण की घटना के अंतर्गत आता है। C से कैलिडोनियन, H से हर्सिनियन, A से अल्पाइन। अब इनका नामकरण कैसे पड़ गया, चर्नियन का तो छोड़ दीजिए, प्री कैम्ब्रियन काल का है। कैलिडोनियन को कैलिडोनिया पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है, तो ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है ना, तो उस पर ये पड़ गया। हर्सिनियन का नामकरण हार्स पर्वत जो जर्मनी में है उसके नाम पर हर्सिनियन पड़ गया। आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे, यूरोप में है, उसके नाम पर अल्पाइन पर्वतीकरण का नाम पड़ा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ये जितनी भी है हलचलें, इससे इसके उदाहरण पूछता है परीक्षा में, जैसे चर्नियन से या कैलिडोनियन पर्वत का इसमें से कौन उदाहरण है, हर्सिनियन का कौन सा उदाहरण है, अल्पाइन का कौन सा उदाहरण है, ऐसे दे देगा। तो इसको देखेंगे, जो मुख्य है उसको मैंने यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। किताब में पढ़ेंगे तो बहुत सारे पर्वतों का लिस्ट है इसमें, लेकिन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है उसको यहाँ पर मैंने लिस्टेड किया है। तो चर्नियन में देखिए लारेशियन पर्वत, किलार्लियन पर्वत, ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है, ये प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। फेनो स्कैंडिनेविया यूरोप में आ गया, तथा अरावली पर्वत कहाँ पे है, भारत में। एक आध किताब में आप देखेंगे अरावली को कैलिडोनियन हलचल में डाल दिया है, तो ये पुराना है, सबसे भारत का सबसे पुराना पर्वत है ये, तो इसी में रहने दीजिए इसको यहाँ पे। दूसरा है कैलिडोनियन, इसमें स्कैंडिनेवियन और ब्राजीलाइट्स यानी ब्राज़ील के जो पर्वत हैं वो आ जाते हैं। भारत के विंध्याचल या विंध्य पर्वत, महादेव और सतपुड़ा जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाने जाते हैं, ये कैलिडोनियन हलचल के थ्रू बने थे। हर्सिनियन में आ जाते हैं तो वास्जेस कहाँ पे है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। ये इन दोनों को मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये अलग से प्रश्न आता है कि ये किस देश में है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, या ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, तो ये ब्लैक माउंटेन है, इसको याद रखेंगे। इससे कई तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आता है। यूराल आप जान ही रहे हैं, एशियाई यूरोप को अलग करता है, रसिया में जो है। और उसके बाद से अपलेशियन पर्वत आप पढ़े होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये आप याद रखेंगे। अल्पाइन का है, जितने भी मोड़दार पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन है, वो इसमें आ जाते हैं। रॉकी, एंडीज, आल्प्स, एटलस, काराकोरम, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ और भी सारी जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं वो अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरे पास जो भी तथ्य हैं वो परीक्षापयोगी ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा तथ्य आपको नहीं दूंगा कि आप मेरा वीडियो देखें और उसमें कुछ आपको मिले ना। हर एक चीज़ परीक्षा में जो आता है वही चीज़ें दूंगा, और आप जुड़े रहिए। निश्चित रूप से मैं पीजीटी टीजीटी के सिलेबस से संबंधित सारा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।